हाय। तो अभी तक हमने डिराक इक्वेशन को इस कॉन्टेक्स्ट में डिराइव किया है कि वो एक क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन है, यानी कि वो एक पार्टिकल के वेव फंक्शन की एवोल्यूशन को डिस्क्राइब करती है। अब हमें करना ये है कि हमने डिराक इक्वेशन को एक फील्ड इक्वेशन के तौर पे देखना है। लेकिन चूंकि डिराक इक्वेशन जो है, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिराक इक्वेशन में जो ऑब्जेक्ट जो कि आ रहा है वो एक स्केलर फंक्शन नहीं है, बल्कि उसको मैंने कहा था कि एक स्पिनर है। और स्पिनर फील्ड एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की फील्ड है एज कम्पेयर टू अ स्केलर फील्ड। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन में क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन को अब से मैं केजी इक्वेशन लिखूंगा, जो कि हमारे मैट्रिक सिग्नेचर में कुछ इस तरह से थी, राइट। तो इसमें हमने ये फंक्शन देखा था, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक स्केलर फंक्शन है, राइट। बट अब जब हम इसको क्वांटम फील्ड थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये एक स्केलर फील्ड है। स्केलर फील्ड की डेफिनेशन क्या है वो मेरी पिछली वीडियोस में काफ़ी पहले मैंने बता दी थी, लेकिन हम इसको रिवाइज करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन इसके अलावा अगर आप डिराक इक्वेशन को देखें, जो कि कुछ इस तरह से है, जबकि इसका मतलब मुझे बताने की ज़रूरत तो खैर नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, लेकिन ये सिर्फ एक नोटेशन है, राइट। तो इसमें ये जो फील्ड है, इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहेंगे स्पिनर, राइट। और ये स्पिनर एक बहुत डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। पहली चीज़ तो ये कि हमने चूंकि देखा था कि ये स्पिनर जो है ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके 4 कंपोनेंट्स, ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके 4 कंपोनेंट्स हो, राइट। तो अगर मैं स्पिनर को लिखूँ इस तरह, तो एक्चुअली इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3 4, राइट। और ये सारे के सारे एक्स पे डिपेंडेंट है, राइट। तो एक्चुअली स्पिनर के ऊपर एक एडिशनल इंडेक्स होता है जिसको हम कहते हैं स्पिनर इंडेक्स। और क्वांटम फील्ड थ्योरी की स्टडी में हमें यह रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि हमारे पास कई तरह के इंडिसेस होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आप अगर यहाँ पे देखो, तो ये जो मैंने लिखा था इसमें जो म्यू है ये स्पेस टाइम इंडेक्स है, इसको हम लॉरेंस इंडेक्स भी कहते हैं। और ये जो स्पिनर है इसके अंदर ये जो इंडेक्स जे है ये एक स्पिनर इंडेक्स है, इसका स्पेस टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है, स्पेस टाइम इंडेक्स से ताल्लुक नहीं है। और हमारी फर्दर स्टडीज़ में और तरह के इंडिसेस भी आएंगे। फॉर एग्जांपल देयर वुड बी समथिंग नोन एज गेज इंडेक्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। खैर, अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्पिनर जो हैं क्या ये डिफरेंट फील्ड्स हैं एज कम्पेयर टू स्केलर फील्ड्स। वेल, एक डिफरेंस तो ऑब्वियस है। वो डिफरेंस ये है कि स्पिनर के 4 कंपोनेंट्स हैं और जो वो हैं स्केलर्स हैं उनके 4 कंपोनेंट्स नहीं है। वेल, अगर मैं एक स्केलर फील्ड ऐसी बनाऊँ जिसके 4 कंपोनेंट्स हों, यानी कि 4 डिफरेंट स्केलर फील्ड्स, तो क्या उसमें और स्पिनर्स में कोई डिफरेंस होगा? वेल, एक्चुअली होगा। और ये समझने के लिए मुझे एक डाइग्रेशन लेनी पड़ेगी, और ये बहुत यूज़फुल डाइग्रेशन है। ये डाइग्रेशन जो है वो एक छोटा सा क्रैश कोर्स होगा। कोर्स भी कहना सही नहीं है, बस एक छोटी सी डिस्कशन ऑन रिप्रेजेंटेशंस। मैं चाहूँगा कि ये डिस्कशन ऐसे लेवल पे हो कि एक लिसनर को समझ आए, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रिगरस भी बनाने की कोशिश करूँगा कि अगर कोई ऐसा लिसनर है जो कि थोड़ा रिगरस या थोड़ी रिगरस है तो वो भी इसको अप्रिशिएट कर सके। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि हाउ फील्ड्स ट्रांसफॉर्म। ये क्वेश्चन है, राइट। सो सपोज करो कि हमारे पास स्पेस टाइम है, और क्लैरिटी के लिए मैं सिर्फ 1 डायमेंशनल स्पेस और 1 डायमेंशनल टाइम ले रहा हूँ, और इसमें एक पॉइंट है। इस पॉइंट का जो कलेक्टिव कोऑर्डिनेट्स है वो मैं एक्स से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, और यहाँ पे एक फील्ड मौजूद है फाई, राइट। और ये फील्ड कोई भी फील्ड हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये एक स्केलर फील्ड हो। दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर कोई भी इंडेक्स हो सकता है, जितने भी तरह के इंडेक्स एक फील्ड के ऊपर हो सकते हैं। हम देखेंगे आगे जाके कैसे हमारे पास फील्ड्स होंगी
जिनमें फील्ड्स के ऊपर एक लोरेंट्ज़ इंडेक्स होगा, जिनको हम वेक्टर फील्ड्स कहेंगे। वो भी अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, लेकिन हम करेंगे बाद में। लेकिन हमें ये देख लिया है कि स्पिनर्स के पास ऊपर फॉर एग्जांपल एक स्पिनर इंडेक्स है, राइट। तो ये जो ए इंडेक्स है, ये ऑल पॉसिबल कलेक्शंस ऑफ इंडेक्स जो हो सकते हैं किसी भी फील्ड के ऊपर, ये उनको रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब जब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है, फॉर एग्जांपल एक रोटेशन अगर मैं करता हूँ, तो रोटेशन जो है वो ये दो काम करेगी। पहली चीज़ तो ये कि वो इस फील्ड की लोकेशन चेंज करेगी। रोटेशन या एक कोई भी आर्बिट्ररी सी ट्रांसफॉर्मेशन को मैं इस तरह से डिस्क्राइब करता हूँ कि एक जो स्पेस टाइम पॉइंट था, इट गोज टू अनदर पॉइंट। और इसके बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हाउ टू पिक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोई ट्रिवियल चीज़ नहीं है। आई स्ट्रगल विद इट, मैनी अदर फिजिसिस्ट स्ट्रगल विद इट। सो समथिंग एल्स, राइट, इट कैन बी x प्लस एनीथिंग। सो एक आर्बिट्ररी ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जबकि जहाँ पे ये एप्सिलॉन जो है ये एक आर्बिट्ररी फंक्शन है, राइट। ये एक बिल्कुल आर्बिट्ररी सी ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप बहुत ही ख़ास ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल रोटेशंस, तो फिर ये जो एप्सिलॉन ऑफ x है, जो कि एक फंक्शन ऑफ x है, ये स्पेसिफिक फॉर्म्स लेगा। खैर, तो फिर अगर सीधी सी बात करूँ तो हो ये रहा है कि हर पॉइंट कहीं और पॉइंट पे जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट x है, ये वाला जो पॉइंट है, ये भी किसी और पॉइंट पे चला जाएगा। सपोज करो कि ये यहाँ चला जाता है, राइट। तो दिस न्यू लोकेशन इज x प्राइम, राइट। तो ये फील्ड भी यहाँ चली जाती है, इट इज़ समथिंग न्यू, ये कोई न्यू फील्ड हो गई है और ये नए पॉइंट पे है, राइट। अब बात ये है कि चूँकि ये आई पुराने ही पॉइंट से है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि ये जो पुराना पॉइंट था, यहाँ पे कौन सी फील्ड आई। सपोज करो कि एक दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ से यानी कि जो ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कौन सा पॉइंट ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ट्रांसफॉर्म हुआ है वो ये वाला पॉइंट है, राइट। ओके, तो इसका मतलब है कि जो भी फील्ड यहाँ थी, इसको मैं कह देता हूँ x बार। ओके, तो जो भी फील्ड यहाँ थी वो यहाँ चली गई है, राइट। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अब आप भी क्वेश्चन पूछो अगर कि ओके, ये जो x पॉइंट है, यहाँ पे नई वैल्यू क्या है फील्ड की। तो हम ये देख सकते हैं कि जो नई वैल्यू है फील्ड की x पे, ये दो तरीक़ों से चेंज हो सकती है। एक तरीका तो बहुत ऑब्वियस है कि ये जो है, ये पुराना जो पॉइंट था x बार, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं अप्लाई करूँ तो क्या कहते हैं, ये वहाँ से आया, राइट। एक तरह से आप ये कह सकते हो। ओके, मुझे इसको थोड़ा सा और वो बनाना चाहिए सिंपल। तो x के ऊपर अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, और ट्रांसफॉर्मेशन में एक ऑपरेटर से अप्लाई करूँगा जिसको मैं लेमडा कहूँगा। मैं आपको बाद में समझ आएगी कि मैं लेमडा क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो लेमडा का मैं ऑपरेट करूँ x पे, तो इट इज़ x प्राइम, राइट। तो हो ये रहा है कि एक पॉइंट पे अगर मैं ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ लेमडा, तो वो उसको उसके इमेज पे भेज देता है। इसी तरीके से मैं अगर ये लिखूँ कि अगर मैं लेमडा अप्लाई करूँ x बार पे, तो आई गेट x, बट इसका ये मतलब है कि x बार जो है दैट इज़ लेमडा इनवर्स ऑफ x, राइट। अच्छा, अब हम ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन, जो ये वाला एक्सप्रेशन था, ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो नई वैल्यू है फील्ड की x पे, वो दरअसल पुरानी ही वैल्यू है फील्ड की, जो कि पुराने पॉइंट से आई है। बट पुराना पॉइंट जो है वो तो x बार है ना, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ x बार, बट इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि इट इज़ लेमडा इनवर्स ऑफ x, राइट। अब यहाँ पे ये एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि ओके सॉरी, यहाँ पे एक और चीज़ है, बल्कि यहाँ पे ये नई वैल्यू जो है x फील्ड की, ये लेमडा मैंने यहाँ पे 5 प्राइम डाला है। इसका मतलब ये है कि 5 प्राइम ऑफ x is actually old value of phi at old point। इसी लॉजिक को यूज़ करके आप ये भी देख सकते हो कि 1 मिनट, कि जो नई वैल्यू होगी phi की x प्राइम पे, दैट इज़ जस्ट द ओल्ड वैल्यू ऑफ phi एट x। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही नॉन ट्रिवियल सी अजम्पशन ले रहा हूँ,
राइट। और हाँ, बल्कि इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ इससे पहले, लेमडा इनवर्स ऑफ एक्स प्राइम, राइट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक नॉन ट्रिवियल एजम्पशन ले रहा हूँ। मैं एजम्पशन ये ले रहा हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हो रही है, जो कि फॉर एग्जांपल जो लेमडा मैंने लिखा था ऑपरेटर जो कि एक्स पे अप्लाई होता है तो उसको एक्स प्राइम पे भेज देता है, मैं एजम्पशन ये ले रहा हूँ कि ये फील्ड को कुछ भी नहीं करता। बट क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि क्या फील्ड को कोई इफेक्ट नहीं होता इससे? वेल एक्चुअली नो। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से दिखा सकता हूँ कि फील्ड को भी इफेक्ट होता है इससे। तो सपोज करो कि हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है, हर पॉइंट के ऊपर एक वेक्टर असाइंड है। तो सपोज करो कि ये एक पॉइंट है एक्स जहाँ पे ये वेक्टर असाइंड है, राइट। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर ये पॉइंट यहाँ चला जाता है, यहाँ पे, राइट, एक रोटेशन होती है, तो क्या एक वेक्टर जो यहाँ पे होगा, ये जो नया पॉइंट है, बल्कि इसको उनको मुझे नाम देने चाहिए एक्स और एक्स प्राइम। तब आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जो एक्स प्राइम पे वेक्टर होगा क्या वो बिल्कुल पैरेलल होगा उस वेक्टर के जो कि एक्स पे था, यानी कि क्या ये ऐसे होगा? वेल एक्चुअली इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये एक रोटेशन है तो ये वेक्टर को भी रोटेट कर देगी। तो एक तरह से अगर मैं यहाँ पे यू लाइन बनाऊँ और यहाँ पे यू लाइन बनाऊँ तो आई कैन सी कि जो वेक्टर यहाँ पे होगा वो यू होगा। तो पकड़ के मैंने वेक्टर को पूरा रोटेट कर दिया। इसका मतलब ये है कि वेक्टर की पोजीशन तो बदली है लेकिन उसके कंपोनेंट्स भी बदल गए हैं, राइट। तो अगर सपोज करो कि ये जो वेक्टर है इसको मैं कहूँ कि वी आई जो है इसके कंपोनेंट्स हैं, तो वी आई जो है वो एक्स प्राइम पे जो है नया वी आई, प्राइम का मतलब है नया वी आई, वो पुराना जो पुराने पॉइंट पे वी आई था, ठीक है, वो तो है, लेकिन उसके ऊपर ये जो आई इंडेक्स है इसके ऊपर भी एक मैट्रिक्स अप्लाई हुआ है, राइट। तो एक तरह से एक मैट्रिक्स अगर मैं ले लूँ एम फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये एम मैट्रिक्स क्या कर रहा है, इसके कंपोनेंट्स को चेंज कर रहा है। तो हियर इज द थिंग, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वेक्टर जो है वो, सॉरी वेक्टर कह रहा हूँ, एक फील्ड जो है उसके इसका जो इंडेक्स है जो कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए से डिस्क्राइब किया था, इस ए इंडेक्स के ऊपर भी कोई नॉन ट्रिवियल मैट्रिक्स एक्ट कर सकता है, राइट। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ओके, क्या ये जो नॉन ट्रिवियल मैट्रिक्स है ये हर फील्ड के लिए सेम है? इसका आंसर है नहीं। और इसका अगर मैं बिल्कुल जनरल सा वो लिखूँ एक्सप्रेशन, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि एक जो नई फील्ड की वैल्यू है, मैं फिर कहूँ कि फाई फील्ड जो है ये कोई भी फील्ड हो सकती है, मैं सिर्फ उसको लिख फाई रहा हूँ क्योंकि ये कन्वीनियंट है। नए पॉइंट पे इट इज़ जस्ट अ नॉन ट्रिवियल मैट्रिक्स, और इसको मैं ख़ास तरीके से लिखूँगा, उस मैट्रिक्स को मैं कहूँगा पाई, राइट, ए बी, और ये जो आगे मैं जो लिखने लगा हूँ उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय फाई बी और lambda inverse x prime, but x prime is redundant, so I can just choose x because x is any point, right। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये किसी भी फील्ड की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, राइट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो एक्सप्लेनेशन मांगती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पाई ए बी लैम्डा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा सा और समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैम्डा। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ओके, ट्रांसफॉर्मेशंस में स्पेस टाइम इंडिसेस जो है, स्पेस टाइम वेरी कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये किस तरह से चेंज होते हैं? वेल ओके, सो हियर इज द थिंग कि सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस की हम बात कर रहे हैं। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशंस कौन सी वाली हमने कंसिडर करनी है? तो इसका आंसर ये है कि हम तीन तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस कंसिडर करेंगे, ट्रांसलेशंस, रोटेशंस और बूस्ट्स। बूस्ट्स का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई स्पीड एक्वायर कर लो, और चूँकि हम जानते हैं कि दो इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के दरमियान जो हैं वो कोई फिज़िकल या डिफरेंस नहीं है, दोनों जो है फिज़िकली इक्विवेलेंट हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इनर्शियल ऑब्जर्वर है उसके फ्रेम में जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वही ऑब्जर्वेशंस या फिर
फिजिकली इक्विवेलेंट ऑब्जर्वेशंस होंगी किसी भी ऐसे फ्रेम में जो कि उस इनर्शियल ऑब्जर्वर के रिलेटिव किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट। सो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं बूस्ट, राइट। ओके, तो ट्रांसलेशंस कितनी तरह की हो सकती हैं? वेल एक्चुअली देयर आर 4 ट्रांसलेशंस, सो 3 स्पेस ट्रांसलेशंस और 1 टाइम ट्रांसलेशन। रोटेशंस कितनी तरह की हो सकती हैं? 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 रोटेशंस हो सकती हैं। और इफ़ यू डोंट नो अबाउट रोटेशंस तो ये एक रिकमेंडेशन है, आई विल रिकमेंड यू टू रीड अबाउट आइलर एंगल्स। 1 मिनट, सो रीड अबाउट आइलर एंगल्स। और अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी हुई है और रोटेशन, खासतौर पे इसमें रोटेशन और एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा हुआ है, तो यू शुड नो अबाउट आइलर एंगल्स ऑलरेडी। अगर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा हुआ है तो यू शुड नो अबाउट आइलर एंगल्स। ओके, सो बूस्ट्स कितनी तरह के हो सकते हैं? वेल एक्स, वाई एंड जेड, तो 3 तरह के बूस्ट्स हो सकते हैं, तो 3 बूस्ट्स। इसका मतलब है कि हम 10 तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस को कंसिडर कर रहे हैं और इन 10 तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस के जो एक ग्रुप बनता है उनके बारे में हम बात करेंगे बाद में। इसको हम पोइनकारे ग्रुप भी कहते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ इन ट्रांसफॉर्मेशंस पे जोर देने लगा हूँ, ठीक है। इसमें से जो ट्रांसलेशंस हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है, उनकी मैं बाद में बात करूँगा, उनकी बात करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। लेकिन ये जो बूस्ट्स और रोटेशंस हैं ये एक बहुत ख़ास चीज़ है। बूस्ट्स और रोटेशंस जो हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं ये कह सकता हूँ कि ये जिस तरह से क्या कहते हैं अप्लाई होती हैं स्पेस टाइम के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, उनको एक बहुत सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है कि सपोज करो कि आपके पास एक है ना स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हाउ दैट ट्रांसफॉर्म अंडर बूस्ट्स एंड रोटेशंस। तो ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो है उसको हम कहते हैं लैम्डा म्यू न्यू, और यही वजह थी लैम्डा पीछे लिखने की। खैर मैं इसको लिंक करूँगा पीछे से। सो लैम्डा म्यू न्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्स म्यू। तो ये एक तरह से एक 4 डायमेंशनल, ये एक 4 वेक्टर है, बल्कि इसको 4 वेक्टर कहना चाहिए, और ये एक 4x4 मैट्रिक्स है जो कि एक्ट कर रहा है इस 4 वेक्टर पे, राइट। और इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंटू बूस्ट्स एंड रोटेशंस। पहली बात तो ये कि ये जो 4x4 मैट्रिक्स है इसकी फॉर्म चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखा सकता हूँ। एक एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे, यस, तो एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा z एक्सिस के अबाउट रोटेशंस की। तो z एक्सिस के अबाउट रोटेशंस किस तरह की दिखेंगी, लेट्स सी। सो दिस इज z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस, राइट। ओके, सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है और इसको आप वेक्टर होना ज़रूरी नहीं है, पॉइंट है, और आप z एक्सिस के अबाउट रोटेशन करते हो, तो नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उस पॉइंट के। ये देखना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए कि जो z कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट का वो चेंज नहीं होगा, राइट। तो z गोज टू z, राइट। और ऑब्वियसली इस पर टाइम पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो मैं कर क्या रहा हूँ कि एक तरह से किसी भी पॉइंट को जो कि यहाँ पे था, इसको मैं z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ, और जिस एंगल से रोटेट कर रहा हूँ उस एंगल को मैं थीटा कहूँगा, राइट। और I will leave it as an exercise. I think you will know it already, but x coordinate जो होगा it will go to cos theta times x plus sin theta times y, and y coordinate will go to minus sin theta times x plus cos theta times y, right। तो अब मैं एक मैट्रिक्स लिख सकता हूँ। सो इस मैट्रिक्स को मैं यूँ लिखूँगा, और मैं c को 1 ले रहा हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा ये। तो इसका मतलब है कि x0 जो है वो सिंपली t है, ना कि ct, ओके। सो t x y z गोज टू, आई थिंक मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए इसके लिए, ओके, t x y z गोज टू, टाइम को कुछ भी नहीं हो रहा तो 1 0 0 0, स्पेस के साथ क्या हो रहा है cos, बल्कि मैं cos के लिए सिर्फ c लिखूँगा, c इज इक्वल टू cos थीटा और s इज इक्वल टू
साइन थीटा ताकि टाइम ताकि स्पेस बचा सकूँ. 0 माइनस एस सी 0 0 0 0 1 एंड टी एक्स वाई जेड. तो ये जो अब मैट्रिक्स है ये लेमडा मैट्रिक्स है जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशंस के लिए. तो मैंने आपको 6 मैट्रिसेस जो हैं लेमडा मैट्रिसेस 6 होने चाहिए, 3 रोटेशंस और 3 बूस्ट्स के लिए. इनमें से एक मैट्रिक्स दिखा दिया है, राइट. और यू कैन वर्क आउट द अदर मैट्रिसेस. आई विल लीव इट एज एन एक्सरसाइज कि अगर मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करूं, बल्कि दूसरी एग्जांपल को मैं ये कंसिडर कर लेता हूं, और आई विल लीव इट एज एन एक्सरसाइज कि आप बाकी रोटेशंस और बाकी बाकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनके मैट्रिसेस को डिराइव करने की कोशिश करो. तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं इसमें हम जानते हैं कि टाइम भी चेंज होता है, राइट. सो हमें ये पता है कि x1 गोज़ टू गैमा टाइम्स x माइनस बीटा टाइम्स x0. ठीक है. अगर आपको ये अनफेमिलियर लगता हो तो आपको ये तो याद होगा कि x प्राइम इज इक्वल टू गैमा x माइनस वी टी, राइट. तो अगर आप इसमें सिर्फ माइनस वी ओवर सी टाइम्स सी टी कर दो और आप ये करो कि x गोज़ टू दिस थिंग, राइट. और फिर आप ये कंसिडर करो कि सी टी जो है एक्चुअली ये x नॉट है, राइट. और ये जो है ये सिंपली बीटा है और x एक्चुअली सिर्फ x1 है. तो आपको ये ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाती है, ये वाली इक्वेशन. तो ये कोई नई चीज़ नहीं मैं कर रहा हूँ, राइट. ओके. सो इसी तरह से हमें पता है कि y गोज़ टू y, z गोज़ टू z, और जो टाइम है इट गोज़ टू गैमा माइनस बीटा टाइम्स x1. अब अगर आप इन 4 इक्वेशंस को लो तो यू कैन सी कि x नॉट x1 x2 x3 गोज़ टू, एक्चुअली मुझे यहाँ पे भी ये लिखना चाहिए था, x naught x1 x2 and x3. It seems more systematic. So x naught x1 x2 and x3. You know कि x1 का मतलब x, x2 का मतलब y and so on. Okay, so it's something like this: gamma minus gamma beta 0 0 minus gamma beta gamma 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 times this again x नॉट x2 एंड सो ऑन. तो ये जो मैट्रिक्स है ये भी एक लेमडा मैट्रिक्स है, लेकिन ये x डायरेक्शन में बूस्ट्स का मैट्रिक्स है, राइट. सो अभी तक हमने 2 मैट्रिसेस देखे हैं, z डायरेक्शन के अबाउट रोटेशंस का मैट्रिक्स और x डायरेक्शन के अबाउट बूस्ट्स का मैट्रिक्स. तो आई विल लीव इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू कि आप y डायरेक्शन में बूस्ट्स और z डायरेक्शन में बूस्ट्स को स्टडी करके उनके मैट्रिसेस डिराइव करो और x और y डायरेक्शन के अबाउट रोटेशंस के मैट्रिसेस डिराइव करो. सो दैट्स व्हाई आई वाज राइटिंग दिस कि मैं ये कह रहा था कि x म्यू गोज़ टू लैम्डा म्यू न्यू टाइम्स x म्यू न्यू. तो बूस्ट्स और रोटेशंस को ऐसे लिखा जा सकता है, राइट. तो बूस्ट्स एंड रोटेशंस की मैंने इसलिए यहाँ पे ये फॉर्म लिखी थी, यहाँ पे ये जो मैंने फॉर्म लिखी थी उसका लिखने का मकसद ये था कि उनको वाकई ऐसे लिखा जा सकता है, राइट. ओके. इसीलिए अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मुझे ये पता है कि कोऑर्डिनेट्स इस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं लॉरेंस बूस्ट्स और रोटेशंस के अंदर. तो बिग क्वेश्चन जो है कि हाउ फील्ड्स ट्रांसफॉर्म, राइट. ये बिग क्वेश्चन है कि बूस्ट्स और ट्रांसलेशंस में फील्ड्स कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं. सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.